हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। तो श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ पहुंच गया है। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पब्लिक इनके घर पर पहुंच गई और पुश्तैनी घर में आग लगा दिया। यहाँ तक कि जो सरकारी आवास था उसमें फायरिंग हुई है। 12 से ज़्यादा मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। देश भर में हिंसा हो रही है और इस्तीफा देने के बाद इनको छिपना पड़ रहा है नेवल बेस में, क्योंकि ये बाहर आएंगे तो इन पर जान का खतरा है। सांसद पर भी हमला हुआ है। बहुत ही विचित्र हालत हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों इस स्थिति पर पहुंचा है, इन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे। ओके, विश्लेषण करेंगे। आगे है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान, उसका नाम आसानी किस पड़ोसी देश ने रखा है। इसरो ने शुक्रयान को कब तक लॉन्च करने का ऐलान किया है। एनिमेशन के थ्रू आपको बताएंगे वहाँ के बारे में। कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स 2022 को किस मेजबान देश ने स्थगित कर दिया। किस पर्वतारोही ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है सारा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 से जो हुए अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था पर, उसकी भरपाई कब तक कर पाएगा, कितने साल लग जाएंगे। तो इन सब पर बात करेंगे डिटेल में और शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जामिनेशन था उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ाए थे 2021 उसके और 2022 के, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। हम लोगों ने रिव्यू भी किया और सीधे एग्ज़ाम सेंटर से आपको बताया, तो आपने देखा होगा। और आप ले सकते हैं मेंबरशिप, इसके थ्रू आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है 2020, 21 और 2022 के लगातार 1 साल का मेंबरशिप है। इसके थ्रू करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिलता है हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, 6 माही और पिछले कुछ सालों के भी। वीकली मॉक टेस्ट भी हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स का, और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है और बुक्स पे डिस्काउंट भी होता है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने जनता के भारी प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सबको पता होगा, आंसर है श्रीलंका। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बहुत ही वायलेंस हो गया वहाँ पर और डेथ भी हो गई है। 8 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था ये वीडियो। देश भर में हिंसा चल रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस बारे में और डिटेल बात करेंगे विश्लेषण के साथ। किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से आक्रोशित लोगों ने 12 से ज़्यादा पूर्व मंत्रियों के घर जला दिए और इनमें पूर्व प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे का पुश्तैनी घर भी है। आंसर होगा श्रीलंका। बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ पर फायरिंग भी हुई है, उनके ऑफिशियल आवास पर भी फायरिंग हुई। दरअसल प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने जब इस्तीफा दिया तो उसे नाखुश समर्थक वहाँ कोलंबो में उन लोगों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। तो इसके विरोध में जो विरोधी थे वो सब भी बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और राजपक्षे के समर्थकों पर हमला कर दिया। जगह जगह गाड़ियाँ तोड़ी गई, प्रदर्शन हुए हैं और हम्बनटोटा में महिंदा राजपक्षे का ये घर है उसको जला दिया गया, पुश्तैनी घर। ओके, और ये श्रीलंका के वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से पूरा घर जल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जिसने इस्तीफा दिया उसका घर जला दिया गया, बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो, उनको कार सहित झील में फेंक दिया गया। विपक्षी नेताओं ने महिंदा राजपक्षे को गिरफ्तार करने की मांग की है और अब तक 12 से ज़्यादा मंत्रियों के घर जला दिए जा चुके हैं। ओके, और न्यूज़ एजेंसी एएफपी का कहना है कि हजारों प्रदर्शनकारी पूरे कोलंबो में, हम्बनटोटा में और पूरे अलग अलग जगहों पे बाकी वो सब खड़े हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। और ये एक और वीडियो है जो कि वहाँ के जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है कि वहाँ पर किस तरीके से जो एक स्मारक था महिंदा राजपक्षे की फैमिली से रिलेटेड, उसको भी पब्लिक ने जला दिया। गोलीबारी भी हुई है, बहुत उग्र भीड़ हो गई है और उसकी वजह से महिंदा राजपक्षे जो कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, उसके बाद उनको छिपना पड़ रहा है नेवल बेस में। ओके, और इस हिंसा में जो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं अमर कीर्त अथु कोरला, तो उनकी मौत भी हो गई। उनको भीड़ ने घेर लिया और उन्होंने फायरिंग की, उससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और भीड़ बहुत बुरी तरीके से उनको घेर लिया, फिर उन्होंने खुद को गोली मार ली, ऐसा कहना है पुलिस का। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने
फिर से इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है। अगर 1 महीने के अंतराल पे कहेंगे तो ये दूसरी बार आपातकाल वहाँ पर लगाया गया है। तो श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है और वहाँ पर चूंकि ऐसे हालात हैं, इसलिए इंडिया के लिए चिंता की बात है। अब सवाल है कि क्यों ऐसी नौबत आई है, श्रीलंका की आर्थिक हालत क्यों खराब हुई। आपको पता होगा, मैंने पहले बताया कि $51 बिलियन इतनी रकम का कर्ज है उस पर, और उसने मना कर दिया है कि नहीं चुका पाएंगे, यानी वो बैंकरप्ट हो गया। ओके, तो श्रीलंका द्वीप है और उसको जब आज़ादी मिली उसके बाद से, अंग्रेज़ों से जब आज़ादी मिली उसके बाद से सबसे गंभीर आर्थिक संकट पर झूल रहा है। तो क्यों ये संकट आया है, आर्थिक संकट पहले समझेंगे, फिर आगे जो गुस्सा है लोगों का उस पर भी जानेंगे बात। कि कई सारी वजह हैं, जैसे कोविड-19 की वजह से पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि पर्यटन आधारित ही ये देश था, इकॉनमी वहीं से चल रही थी। अचानक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी थी कि जैविक खेती होगी, तुगलकी फरमान जारी कर दिया था और केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया था। इसकी वजह से खाद्य जो उत्पादन है वो गिर गया, उसकी वजह से लोगों को भोजन मिलना कम हो गया, तो उसके लिए भी बाहर से खाना मंगवाने के लिए डॉलर देने पड़ रहे हैं। चाय का निर्यात ठप हो गया, क्यों? क्योंकि अचानक तुगलकी फरमान भी जारी किया कि जैविक खेती ही होगी, उसकी वजह से, और बेहद ज़्यादा कर्ज ले लिया उसने। 1 साल के अंदर में, 1 साल पहले उसका कर्ज $35 अरब का था और आज उसका कर्ज श्रीलंका का $51 बिलियन यानी $51 अरब हो गया है। तो और श्रीलंका में क्या है मामला कि वहाँ जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, महिंदा राजपक्षे को, जो पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग कई सारे भाइयों को उन्होंने, किसी को वित्त मंत्री, किसी को पर्यटन मंत्री, किसी को कुछ, मतलब सारे, पूरा एक ही परिवार पूरे देश को चला रहा था। और करप्शन भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है इसका। चीन के कर्ज के जाल में भी फंस गया। तो ये एक देश, पड़ोसी देश है, चिंताजनक बात है, वहाँ ये हालात ऐसे देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस पड़ोसी देश ने रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका श्रीलंका। ये नाम श्रीलंका ने रखा है और साइक्लोन ये अभी चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ये चक्रवाती तूफान ओडिशा के समुद्री तट से टकरा सकता है। ये मैं आपको विंड डायरेक्शन का मैप दिखा रहा हूँ। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कब? 10 मई की शाम को, तो उस वक्त तूफ़ान यहाँ पर था। ओके, ये है तूफ़ान। ये तूफ़ान दरअसल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से ऐसे चला और ऐसे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है अभी, और इसी के पास है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। लेकिन ये तूफ़ान, ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि ये टर्न करेगा यहाँ से ऐसे मूव करके और इस तरफ ओडिशा के पास ये टकराएगा यहाँ पर। ओके, समझ रहे हैं आप बात? तो IMD के DG कौन है? इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके, भारत मौसम विज्ञान विभाग के, तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। उनका कहना है कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफ़ान टकरा सकता है और अभी इसकी रफ्तार ये है 125 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे में नुकसान होने का खतरा है। शुरुआत में जब ये तूफ़ान यहाँ पर था और जब बढ़ रहा था तो उस समय माना जा रहा था कि तूफ़ान कमज़ोर है, लेकिन जब ये आगे बढ़ा है तो बहुत ही गंभीर रूप इसने ले लिया है। 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। मछली पकड़ने वाले, पर्यटन, शिपिंग, इन सब सारे काम को रोक दिया गया है। इंडियन आर्मी, सेना, नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब को स्टैंड बाय पर रखा गया है और काम लिया जा रहा है। NDRF ओडिशा में पहुंच चुकी है, वहां पर ये कर रही। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो नाम रखा गया है आसानी, ये क्यों रखा गया है और कैसे रखा गया है और आसानी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जान लें कि आसानी का मतलब क्या होता है। तो श्रीलंका में जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है उसमें से एक है सिंहल। तो उसमें आसानी का मतलब ये होता है मोटे तौर पर क्रोध, यानी गुस्सा। तो ये मौसम का गुस्सा है, इसलिए ये नाम इसको रखा गया है ऐसा। ओके, और हिंद महासागर में तूफ़ान के नाम कैसे तय होते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। हिंद महासागर में 8 देश ने शुरुआत की थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड।
तो उन सब ने 2004 में चक्रवाती तूफानों के नाम रखने की शुरुआत की थी। बाद में 2018 में इसमें कई देश और मिल गए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। तो अब टोटल 13 देश मिलकर पूरी लिस्ट बनाते हैं और एक लिस्ट यहाँ पर है। तो ये आसानी है यहाँ। और इसके बाद फिर थाईलैंड के द्वारा जो नाम रखा गया है, जब भी तूफान आएगा हिंद महासागर के क्षेत्र में तो वहाँ ये नाम रख दिया जाएगा, तो अभी आसानी है। ओके, तो इस तरह से नाम रखा जाता है चक्रवात का। इसलिए रखा जाता है नाम, तय इसलिए किया जाता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और हम उस चक्रवात के बारे में रिकॉर्ड रख सकें। चक्रवात कैसे बनता है, मुझे लगता है कि पता होगा आप लोगों को। जब भी समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो चक्रवाती तूफान उठता है। सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है। तो देखिए, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। समुद्र का तापमान जब बढ़ता है, या कहें जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है, तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर की ओर उठती है और फिर एक वैक्यूम सा बन जाता है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए चारों दिशाओं से हवाएं पहुंचती हैं वहाँ पर। जो आप देख रहे हैं, इस तरफ से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, मतलब चारों दिशाओं की हवाएं एक जगह केंद्रित हो रही हैं। और ये बहुत तेज़ी से होता है। और चूँकि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती चली जाती है और एक इलाके में बहुत तेज़ी से हवा आती है, तो ऐसे में तूफान उठता है। ओके, और जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है, तो फिर उससे भी प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से ये तूफान आता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान जो है वो समुद्र को ठंडा रखने का एक जरिया है। यानी समुद्र जब गर्म होता है तो खुद को ठंडा रखने के लिए चक्रवाती तूफान बनाता है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी डिटेल बताएंगे एनिमेशन के थ्रू। क्वेश्चन होगा, इसरो ने शुक्रयान को कब तक लॉन्च करने का ऐलान किया है? आंसर होगा दिसंबर 2024। देखिए, लगातार ये डेट जो है ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये दिसंबर 2024 तय कर दिया गया है। इसरो ने ये ऐलान किया, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, कि ये कह दिया गया है कि दिसंबर 2024 तक हम लॉन्च कर देंगे शुक्रयान को। यानी ये स्पेस क्राफ्ट है। जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ चंद्रमा के लिए, मंगलयान लॉन्च हुआ मंगल ग्रह के लिए, और अब हम अपने सबसे निकटतम जो पड़ोसी ग्रह है उस की ओर हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ अपना स्पेस क्राफ्ट भेजने वाले हैं। तो इस बात की जानकारी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने ये दी है। विनसियन साइंस मीटिंग हुई उसी के दौरान। तो दिसंबर 2024 तक ये लॉन्च करने की योजनाएं आप देख भी रहे हैं। ये है शुक्र ग्रह यानी वीनस। और टाइम पीरियड के अनुसार पृथ्वी और शुक्र जो है उसकी कभी दूरी कभी नज़दीकी ऐसी होती है। तो इस टाइम पे यानी दिसंबर 2024 में पृथ्वी और वीनस की, अर्थ और वीनस की जो दूरी है वो बेहद ही नज़दीक होगी, और ऐसे में स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाना आसान होगा। तो अब सवाल है कि वीनस मिशन का लक्ष्य क्या है? देखिए, सोलर सिस्टम में सबसे जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है, तो उसकी सतह के नीचे क्या है, क्या स्थिति है, उस सबका पता लगाना। इसके अलावा इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, तो उसके नीचे के जो रहस्य हैं उसका भी पता लगाना है। तो अब देख लेते हैं कि सौर मंडल में वीनस है कहाँ। तो सौर मंडल में आप देख रहे हैं ये पूरा, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, और ये है सन, सूरज, और उसके सबसे करीबी जो ग्रह है वो है मरकरी, यहाँ पर ये रहा। और उसके बाद स्थान आता है वीनस का, और फिर है अर्थ यानी पृथ्वी। तो मरकरी और अर्थ के बीच में है वीनस, और हमारा सबसे करीबी ये पड़ोसी ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा वीनस जो है 225 दिनों में पूरा करता है, और घूर्णन अवधि वो होती है, यानी रोटेशन की जो अवधि होती है वो 242 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। और वीनस का इनर और आउटर कोर जो है वो आयरन और निकेल का है। तो लेकिन इसमें पृथ्वी की तरह कोई टेक्टोनिक प्लेटें नहीं है। टेक्टोनिक प्लेटें नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, तो पृथ्वी की तरह वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो ऐसे में सूर्य का जो सोलर विंड आता है उसका असर इस पर होता है, और लगातार हीट रिलीज होता रहता है। और यही वजह है कि यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 462 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है,
यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और इस ग्रह के वायुमंडलीय दबाव जो है वो पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज़्यादा है, जबकि इसकी सतह 53 से 62 किलोमीटर की ऊंचाई का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सतह का तो बहुत ज़्यादा है, 400 से भी ज़्यादा, लेकिन 62 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 50 से 62 किलोमीटर ऊपर, तो वो 50 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज़्यादा। इसलिए अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। 400 डिग्री के आसपास उसकी सतह पर टेम्परेचर है और अगर वहाँ जीवन होता भी तो वो जीवन माना जा रहा है कि 50 किलोमीटर ऊपर ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। और आपको बताऊँ एक पुरानी खबर, 2020 का मामला है कि फॉस्फीन गैस वहाँ पर मिल चुकी है। इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने कंटेंट बनाया था सितंबर 2020 में और इसमें यह था कि पोटेंशियल साइन है वहाँ पर एलियन लाइफ होने के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉस्फीन गैस मिला था। ओके, नेचर एस्ट्रोनॉमी एक पत्रिका है, उसमें ये पब्लिश हुई थी और तब नासा ने इस खोज को पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया था। दरअसल है कि इस गैस की वजह से, यानी कौन सी गैस, फॉस्फीन गैस की वजह से वहाँ पर एलियन लाइफ होने की संभावना जताई जा रही थी। दरअसल है कि पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस का निर्माण ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा था, नासा ये सोच रहा है कि वहाँ पर हो सकता है कि बैक्टीरिया या कुछ ऐसा चीज़ जो कि वहाँ पर हो, लेकिन वो वहाँ की जो सतह है वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर हो सकता है। तो नासा भी शुक्र पर अपने 2 स्पेसक्राफ्ट को भेज रहा है वहाँ पर और इस सब के बारे में पता कर रहा है। और अब इंडिया भी वहाँ पर भेजने वाला है, कब? दिसंबर 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं जो बताता हूँ कंटेंट, उससे कोई ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन मैंने बताया सिर्फ क्वेश्चन से ही आए। जो मैंने डिटेल बताया है उससे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में मैंने देखा है। तो आप कंटेंट जरूर देखें पूरा और उसको पढ़ें भी। तो पीडीएफ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डेली का जो पीडीएफ होता है फ्री होता है, लेकिन वीकली, मंथली, ईयरली, ट्राई मंथली, वो सब उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है, डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स 2022 को किस मेजबान देश ने स्थगित कर दिया? आंसर होगा चीन। ये 19वां एशियन गेम्स होने वाला था चाइना में, जिसको स्थगित कर दिया है। कहाँ पर होने वाला था? तो चीन के होंगझू में आयोजित होने वाला था। देखिए, कोविड-19 की वजह से चीन में बहुत ज़्यादा सख्ती है और वो नहीं चाहता है कि कोविड-19 की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा और ख़राब हो और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ख़राब हो। तो दुनिया की फैक्ट्री तो चीन ही है, तो चीन ने उस वजह से ये रोका हुआ है, कहा कि अभी हम नहीं करेंगे, इसको बाद में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और गेम्स भी स्थगित कर दिए गए हैं, जैसे एशियन यूथ गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, वो भी स्थगित कर दिया गया है। तो चीन की बात कर रहे हैं, राजधानी क्या है? बीजिंग, और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी। तो उन्होंने इसी महीने सीएमडी का प्रभार ले लिया है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। केंद्र सरकार ने जनवरी में उनको इस पद के लिए चुना था और हालांकि इनको अस्थायी तौर पर नियुक्त नहीं किया गया था। इन्होंने जगह ली है मुकेश सोडाना की, तो वो अप्रैल में ही रिटायर हो गए थे, तो इनको चार्ज दिया गया था लेकिन परमानेंट नहीं किया गया था। तो अब मई से ये परमानेंट सीएमडी हो गए हैं, जब तक कि रिटायर्ड नहीं होते हैं तब तक। ओके, एचपीसीएल एक पेट्रोलियम कंपनी है इंडिया की बेहतरीन। स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पर्वतारोही ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा कामी रीता शेरपा। नेपाल के 52 ईयर के हैं पर्वतारोही, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। फोटोग्राफ ये रहा इनका, और 52 वर्षीय हैं और 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, और ऐसा करके उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो काठमांडू के पर्यटन विभाग ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की है और कहा है कि ये एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा वेंकट रमणी सुमंत्रन। ये रहा फोटोग्राफ, ये नाम है इनका, ठीक है। तो इंडिगो की पैरेंट कंपनी है इंटर ग्लोबल एविएशन, तो उसी ने
इनको नियुक्त किया है नया चेयरमैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 से हुए अर्थव्यवस्था पर नुकसान की भरपाई कब तक कर पाएगा? आंसर है 2034 से 2035 तक। इतने साल लग जाएंगे, मतलब 2034-35 तक हम पहुंच पाएंगे। जो हमारी ख़राब स्थिति हुई है कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति हुई, उससे हमें निपटने में इतना वक्त लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उम्मीद है कि भारत कोविड-19 से अर्थव्यवस्था पर हुए नुकसान की भरपाई 2034 से 2035 तक कर लेगा। और इस रिपोर्ट की थीम है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नेट ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर किया है, किस जगह पर? आंसर होगा बेंगलुरु। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में बेंगलुरु यानी कर्नाटक में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो उसका उद्घाटन किया है, उसके कैंपस का उद्घाटन किया है। और इस दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वो भी वहाँ मौजूद थे। नेट ग्रिड क्या है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसको 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसी के बाद प्रस्तावित किया गया था। एक ये इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि भारत सरकार की जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उसको डेटाबेस से जोड़ता है और इसे एक आईटी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया। उद्देश्य यही है कि आतंकी एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सके वक्त पे, समय पे, और इसके अलावा इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको भी सुनिश्चित करने के लिए ये काम करेगा। तो टोटल 11 सेंट्रल एजेंसी है उसे नेटग्रिड सर्विसेज देगा। नेटग्रिड क्या देगा? किसी बैंक के किसी खास व्यक्ति के जिस पर शक है कि वो भारत के लिए गड़बड़ी कर सकता है, आतंकी गतिविधि कर सकता है, और एजेंसी चाहे कि हम उसके बारे में इन्फॉर्म करें, इंक्वायरी कर रही हो एजेंसी, तो उसके बैंक खाते, उसके मोबाइल डेटा, उसके तमाम आधार कार्ड, ये वो, मतलब सब कुछ उसके बारे में जो भी वर्चुअल इस दुनिया में अवेलेबल है वो सब कुछ नेटग्रिड मुहैया करवा सकता है। ओके, नेटग्रिड के सीईओ हैं आशीष गुप्ता। तो उन्होंने कहा है कि 11 सेंट्रल एजेंसियों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी वहाँ से। ओके, मुख्यालय कहाँ है नेटग्रिड का? तो न्यू दिल्ली में है। और एक नया कैंपस कहाँ पर खुला है? तो वो खुला है कर्नाटका में, ओके, बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB उसने इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर होगा फिनक्लूवेशन। ओके, तो ये खास तरह का ये शुरू किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा, और इसके थ्रू यही होगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप जो नई नई कंपनियां हैं, उन सबको एक सॉल्यूशन क्रिएट करके दिया जाए और वो उन सबको सहायता मिल सके। तो ये एक काम किया गया है IPPB के द्वारा। ओके, इसको कब लॉन्च किया गया था? IPPB को, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को, तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत हुई थी 1996 में और 7 मई को ये आयोजित किया जाता है। ओके, वर्ल्ड एथलेटिक्स खेल की भावना को और बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को। ओके, 8 मई को ये आयोजित किया जाता है और इस बार की थीम क्या है? थीम है बी ह्यूमन काइंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई। थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 7 मई को। ओके, 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कोलकाता में। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कई और क्वेश्चन हैं, अगले वीडियो में हम कंटेंट देंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेंबरशिप का प्लान आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, सरकारी जॉब न्यूज़ का। वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी का
अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।